गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हमारा है परियोजना कार्य 3 और इसमें हमारा जो उद्देश्य होगा वो होगा विशिष्ट आवश्यकता वाले किन्हीं दो व्यक्ति बच्चा या वयस्क के आहार, परिधान, कार्यकलाप, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का वर्णन करना। इसमें इंग्लिश में अगर हम कहें तो ऑब्जेक्टिव प्रोफाइल एनी टू पर्सन्स चाइल्ड अडल्ट विद स्पेशल नीड टू फाइंड आउट देयर डाइट, क्लोथिंग, एक्टिविटीज़ and physical and psychological needs। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे परियोजना का क्रियान्वयन। इसमें क्या है, एक बच्चे 11 से 18 वर्ष या एक वयस्क व्यक्ति की पहचान करते हैं जो किसी भी प्रकार से दिव्यांग हो, उसको लेंगे हम। दूसरा, यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए इसमें कि वह बालक या वयस्क हमारे क्रियाकलाप में एक सहभागी बनने के लिए तैयार है कि नहीं है, क्योंकि अगर वो सहभागी बनेगा तभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाएगा, अदरवाइज नहीं। और हमारे प्रश्नों के उत्तर वो तभी दे सकता है। वैकल्पिक रूप से उसकी देखभाल करने वाला या वाली परिवार के सदस्य भी उसकी ओर से उत्तर दे सकते हैं। थर्ड, इसके बाद साक्षात्कार अनुसूची के रूप में प्रश्नों का एक प्रारूप तैयार करते हैं जो उपरोक्त क्षेत्र के संदर्भ में जानकारी प्रकाश में ला सकते हैं। हालांकि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना है कि प्रश्न इस प्रकार के हों तथा ऐसे पूछे जाए ताकि बच्चा या वयस्क उत्तर देते हुए असहज महसूस ना करे, संकोच महसूस ना करे। तो ये बातें ध्यान में रखनी है यहाँ पर जब हम उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर कोई भी आप अच्छे से डायग्राम भी लगा सकते हैं हैंडीकैप का। देखिए जैसे इसमें बुक में लगाया हुआ है, ये इनको पैरों में प्रॉब्लम है, व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं। इसके अलावा कोई भी दिव्यांगजन या जो भी आपको लगता है जिसका भी आप साक्षात्कार ले रहे हैं उसका फ़ोटो यहाँ पर स्टिक कर सकते हैं अपनी फ़ाइल में, ताकि आपकी फ़ाइल और अच्छी डेकोरेटिव बन सके। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना लिखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है, विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्तियों की अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान आवश्यकताओं के अतिरिक्त कुछ विशेष आवश्यकताएँ भी होती हैं। इन व्यक्तियों में कुछ असमर्थताएँ भी होती हैं जो परिवार, समाज या विद्यालय में ठीक प्रकार से कार्य करने के रास्ते में बाधक होती हैं। इन्हीं कठिनाइयों के कारण उन्हें पूर्ण रूप से समर्थ होने में समस्या आती है। ये कठिनाइयाँ, असमर्थताएँ शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक और भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक हो सकती हैं। इन कठिनाइयों से निपटने के लिए हमें इन पर विशेष और अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं। विधि, इसमें क्या मेथड अपनाया जाएगा। शिक्षक के निर्देश अनुसार विद्यार्थियों को पहले समूह में डिवाइड किया जाएगा, जैसे कि आपने परियोजना नंबर 2 में किया था। फिर सेकंड आएगा कि प्रत्येक समूह द्वारा अपने परिवार या पड़ोस में विशिष्ट आवश्यकता वाले एक बच्चे को या एक वयस्क का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाएगा। फिर इसके अलावा उनके साथ घनिष्ठता स्थापित की जाएगी, मतलब क्लोजनेस, और उन्हें सही मायने में जानने का प्रयत्न किया जाएगा। उनके आहार, परिधान, कार्यकलाप, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का वर्णन किया जाएगा। जहाँ तक संभव हो प्रत्येक समूह विभिन्न प्रकार की विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एवं वयस्क का चयन करेंगे। सभी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात कक्षा में चर्चा की जाएगी, जिससे कि सभी विद्यार्थी एक दूसरे के अनुभवों से लाभ प्राप्त कर सकेंगे या उठा सकेंगे। एक विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के आहार, परिधान, कार्यकलाप, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाएगा। एक 8 वर्षीय बच्चे का अवलोकन करना, यहाँ पे बुक में एक 8 वर्षीय बच्चे का अवलोकन किया गया है। आप चाहें तो दूसरे किसी बच्चे का भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि 8 वर्ष का ही है। इसमें देखिए बता रखा है एग्जाम्पल के लिए कि मेरे पड़ोस में एक 8 वर्ष की लड़की सरला रहती है। पहली बार उसे देखने पर वह बिल्कुल सामान्य लड़की लगती है, लेकिन कुछ देर बाद लगता है कि वह एक ही तरफ टकटकी लगाकर घूरती रहती है। उसकी आँखों को देखकर लगता है कि वह सामान्य लोगों से अलग है। उसको देखकर ये लगा कि वो सामान्य की तरह आसपास की चीज़ों का अवलोकन नहीं कर रही है। जब मैंने उससे बात की तो उसकी आंखें वह नहीं मिला पाई
और मुंह को थोड़ा सा फेर कर उसने रखा, मतलब तिरछा करके रखा। फिर वह किसी भी अन्य 8 वर्षीय बच्चों की भांति बातचीत करती रही और वह बड़ी ही बुद्धिपूर्णता पूर्वक बातों का जवाब देती रही। वह नेत्रहीनों के स्कूलों में कक्षा दूसरी की छात्रा है। उसने मुझे अपनी किताबें दिखाई जो कि ब्रेल लिपि में लिखी हुई थी, जो कि अंधों के लिए यूज की जाती है ब्रेल लिपि। वह बड़ी ही आसानी से उस किताबों को पढ़ सकती है। उस समय सरला का छोटा भाई वहाँ आया और उसकी किताब छीन कर भाग गया। सरला अपनी किताब लेने के लिए उसके पीछे भागी और फिर वह सामान्य घरों की तरह भाई बहन के बीच लड़ाई और शोरगुल हुआ। मैंने नोटिस किया कि सरला अपने घर में बड़ी सहजता से इधर उधर घूम सकती है और वह अपने बड़े भाई का पीछा करते समय फर्नीचर से टकराई भी नहीं। जब उसकी माताजी ने उसे खाना खाने के लिए बुलाया तो उसने निश्चित स्थान पर रखी हुई प्लेट और कटोरी उठा करके अपना उसने खाना शुरू कर दिया। बिना किसी सहायता के ही खाना परोसा और आराम से बैठकर खाया। सरला की संगीत में बहुत रुचि है। वह अपने स्कूल में संगीत भी सीखती है। वह अपने घर पे शाम को संगीत का अभ्यास भी करती है और उसकी माताजी से बात करने पर पता चला कि वह जन्म से ही नेत्रहीन है। उसने कहा, बेटा, इस बेचारी की तो जन्म से ही आंखें नहीं हैं, इसीलिए इसको सामान्य स्कूल में दाखिला नहीं मिला। और फिर पता चला कि इसे नेत्रहीनों के लिए विशेष स्कूल में दाखिला लेना पड़ेगा। सरला के लिए प्रयोग किया गया वह बेचारी शब्द कहीं ना कहीं दया की भावना दर्शाता है, उसे कमी का एहसास दिलाता है। अब देखिए उनकी आवश्यकताएं क्या हैं और क्या उनका विवरण है। ये टेबल बनाई गई है, तो ये आप ऐसा ही टेबल बनाएंगे बेटा। इसमें उनका आहार है और संतुलित आहार की आवश्यकताएं बताई गई हैं कि जो अनाज है वो 240 ग्राम है, दाल 60 ग्राम दी जाएगी और कंद और मूल फूल वो 100 ग्राम दिया गया। हरे पत्तेदार सब्जियां 100 ग्राम, अन्य सब्जियां 200 ग्राम और फल 100 ग्राम, चीनी 30 ग्राम, वसा और तेल 35 ग्राम। और इसके अलावा जो डाइट है उसका पूरे दिन का विवरण लिखा हुआ था कि सरला की एक दिन की आहार तालिका क्या थी। सुबह के नाश्ते में वो दूध 1 गिलास लेती है, आलू का पराठा 1 ले रही है, उबला हुआ अंडा 1 ले रही है। स्कूल में मध्य और दोपहर, जब वो दोपहर को स्कूल में जा रही है तो क्या लेकर जा रही है। स्कूल में मध्य दोपहर आहार मिड डे मील के अंतर्गत दिए जाने वाला आहार उसे दिया जाता है जो स्कूलों में मिलता है। फिर दोपहर का जो भोजन खाती है वो मिली जुली सब्जियों वाला पोहा और 1 संतरा। शाम की चाय में दूध, 1 गिलास, सैंडविच जिसमें मक्खन या जैम लगा करके 2 दी जाती हैं। रात्रि के भोजन में साबुत मूंग दाल 1 कटोरी, गोभी मेथी की सब्जी 1 छोटी कटोरी और चपाती 1 और कस्टर्ड 1 कटोरी। तो इस तरह से उसका ये डाइट हमने ली थी। जो भी एक दिन का उसका मेन्यू था वो लिया, उसको हमने यहाँ पर टेबल की फॉर्म में दिया है। तो आप इस तरह से करेंगे। इसके अलावा उसके परिधानों का भी यहाँ पर हमने डिटेल ली है। परिधान में क्या है, सरला को विभिन्न प्रकार एवं रंगों के परिधान पहनना पसंद है। उसने बताया कि उस पर घर पर साधारण जीन्स और टी शर्ट पहनना उसे अच्छा लगता है क्योंकि वह पहनने में उसे सुविधाजनक होता है और चलने फिरने में भी कहीं अटकती नहीं है। और घर से बाहर जाते समय उसे रंगीन और छपे हुए कढ़ाई किए हुए कपड़े, शीशे और मोती लगे हुए विभिन्न प्रकार के प्लीट्स और गैदर वाले परिधान अच्छे लगते हैं, वही पहनना उसे पसंद भी है। उसने बताया कि वह कपड़ों को छूकर पसंद करती है परंतु रंगों के लिए अपनी माताजी या बहन से वो सहायता लेती है। तो इस तरह से हमने उसके कपड़ों का भी यहाँ पर एक टेबल बनाई है। देखिए उसके बाद उसकी एक्टिविटीज़ हमने लिखी हैं। कार्यकलाप क्या था, जब सरला छोटी थी तब उसका नेत्रहीन होना उसके जीवन में दैनिक कार्यों को करने में रुकावट बनता था, परंतु धीरे धीरे उसने घर में इधर उधर घूमना, स्वयं खाना खाना सीखा और घर में कहाँ क्या सामान रखा है उसे भी धीरे धीरे अपनी माताजी और भाई बहनों की सहायता से वो परिचित हुई। जब सरला दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर है और उसके लिए वह अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। सरला की संगीत में रुचि है, वह अपने स्कूल में संगीत सीखती है और घर पर उसका अभ्यास भी करती है, रियाज भी करती है। इसके अलावा जो उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, फिजिकल नीड्स थी, वो क्या थी। सरला नेत्रहीनों के लिए बने हुए विशेष स्कूल में पढ़ती है जहाँ उसे छोटी छोटी व्यवहारिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे अपने छोटे छोटे काम स्वयं करना, अपनी चीज़ों को संभाल करके रखना। सरला घर पर अपने कपड़े ठीक से तय लगाकर स्वयं रखती है, अपने आप अलमारी में से कपड़े निकाल कर पहनती है और सरला सफ़ेद छड़ी की सहायता से अपना रास्ता खुद ढूंढती है और हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहती है। सरला को स्कूल में नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए रखे उपयुक्त उपकरण जैसे कि विशेष घड़ियाँ, बोलने वाला थर्मामीटर, वजन करने वाली मशीनें
रक्तचाप नापने वाली मशीनों का ज्ञान है। सरला ब्रेल लिपि द्वारा लिख और पढ़ सकती है। उसके पास ब्रेल की कई किताबें हैं। इसके अलावा जो उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी वो नोट डाउन की गई। इस सरला ने बताया कि वह पार्टियों में जाना पसंद नहीं करती है। वह एक बार उसके पड़ोसी के जन्मदिन की पार्टी थी। वह अपनी माताजी और भाई के साथ वहाँ गई। तब किसी आंटी ने कहा कि सरला को पार्टी में लाने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि वह कुछ भी नहीं देख सकती है। तो ऐसा जो उसका अनुभव था प्राय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए न केवल अस्वीकृति महसूस कराने वाले होते हैं ये एग्जाम्पल, बल्कि वास्तव में असमर्थ और अयोग्य भी बनाते हैं। नेत्रहीन बच्चों की अन्य सामान्य बच्चों की समान आवश्यकताओं के अतिरिक्त भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। इस बात का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। विशिष्ट बच्चे कई क्षेत्रों में अपनी आयु के बच्चों जैसे ही होते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की अपंगता का बच्चे वयस्क पर जितना शारीरिक प्रभाव पड़ता है उससे भी कहीं अधिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। एक विशिष्ट बच्चा अपने बारे में क्या सोचता है वह काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उसके जीवन के अन्य महत्वपूर्ण लोग जैसे कि अभिभावक, सहपाठी, भाई बहन, अभिभावक में जो टीचर हैं या उसके जो कलीग्स हैं या भाई बहन हैं उसके बारे में क्या सोच रहे हैं और उसके प्रति उनका व्यवहार कैसा है। विशिष्ट बच्चे या वयस्क के अपने बारे में विचार काफ़ी हद तक निर्धारित करते हैं कि वे अपनी अक्षमताओं से पैदा हुई बाधाओं को दूर कर पाएंगे या नहीं, किस हद तक वह स्वयं योग्यता और आत्मविश्वास की भावनाओं को विकसित कर पाएंगे। तो ये थे हमारे पॉइंट्स जो हमने नोट किए थे जब हमने उसका इंटरव्यू लिया था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी हमारे इस इंटरव्यू में। इसके अलावा हम निष्कर्ष भी लिखेंगे लास्ट में। देखिए बेटा, इसमें निष्कर्ष लिखा जाएगा, बच्चे वयस्क से प्राप्त उत्तरों के आधार पर उनकी एक संक्षिप्त विवरणिका इस बात पर केंद्रित करते हुए तैयार करेंगे कि वह अन्य बच्चे लोगों के समान है जिससे कोई दिव्यांगता उनको नहीं है। जो ये आप निष्कर्ष लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे, 2 पेजेस का लिखेंगे, जो भी आपने क्वेश्चंस लिए हैं उनके आंसर के आधार पर आप निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या वो अपने लाइफ से सेटिस्फाई हैं, एडजस्ट करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, माता पिता के साथ या भाई बहनों के साथ एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप क्वेश्चंस के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे और सभी परियोजना में निष्कर्ष निकालना कंपलसरी होगा।